हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। तो पूछना है कि भारत ने अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण की घोषणा की। इस मिसाइल की रेंज कितनी है? India announced the successful flight test of its maiden long-range hypersonic missile. What is the range of the missile? ऑप्शंस देखते हैं। 760 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या फिर 2500 किलोमीटर। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as the new Comptroller and Auditor General of India? कैग जिन्हें बोलते हैं, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन भी है के संजय मूर्ति। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने के संजय मूर्ति को भारत का 15वां कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया है। इस पद पर ये गिरीश चंद्र मुर्मू को सक्सीड करेंगे, जिन्हें अगस्त 2020 में कैग अपॉइंट किया गया था। मूर्ति फिलहाल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में। कैग की अगर हम बात करते हैं तो एक सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है भारत में। आर्टिकल 148 के तहत इसको स्थापित किया गया है। आर्टिकल 148 से 151 के बीच में ये सभी कैग से संबंधित होते हैं। और अगर हम वरीयता की बात करें, जो पद की वरीयता होती है, जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊपर, फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, इस वरीयता में कैग की जो पोजीशन है वो 9th है। और 9th ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी होती है, जिसे हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बोलते हैं। कैग का टेन्योर कितना रहता है? तो 65 साल या फिर 6 साल तक का टेन्योर, जो भी पहले हो जाए। या तो कैग की जो एज है वो 65 साल हो जाए तब रिटायर हो जाएगा, और यदि उसका कार्यकाल 6 साल का पहले पूरा हो रहा है, भले उसकी एज 62 साल की है, तब भी वो रिटायर माना जाता है। व्याकरण नरहरि राव या VN राव ये फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहे हैं भारत के 1948 से 1954 के बीच में। इंडिया 56th टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तैमूर पिंगला इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तैमूर पिंगला किस राज्य में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़। गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के एडवाइस पर गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व को नोटिफाई किया है। ये महेंद्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ में है, इनमें फैला हुआ है। 2829 स्क्वायर किलोमीटर्स का इसका एरिया है। गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व ये 56th टाइगर रिजर्व है हमारे देश का, और ये 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व रहेगा हमारे देश का। लार्जेस्ट कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में। उसके बाद फिर मानस टाइगर रिजर्व आता है असम का। ये जो टाइगर रिजर्व बनेगा गुरु घासीदास, ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से भी कनेक्टेड है वेस्ट में, और पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में, इससे भी कनेक्टेड है ईस्ट में। ये 4th टाइगर रिजर्व होगा छत्तीसगढ़ का। इससे पहले छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, उदांती सीधा नदी है, और अचानकमार टाइगर रिजर्व भी यहीं स्थित है। When is the World Children's Day celebrated every year? विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन भी है 20 नवंबर। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे पहली बार 1954 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के तौर पर। ये हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। 20 नवंबर इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 20 नवंबर 1959 को UN जनरल असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को एडॉप्ट किया था, और इसी दिन 20 नवंबर को ही 1989 में कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को भी एडॉप्ट किया गया था UN जनरल असेंबली के द्वारा। साल 2024 में वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे का जो थीम है वो है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, और हर साल 20 नवंबर को अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। Who has been reappointed as the Prime Minister of श्रीलंका? श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है हरिनी अमरसूरिया।
श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुरा कुमारा दिसानायके। इन्होंने जाने मानी एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद हरिनी अमरसूरिया को रीअपॉइंट किया है श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर। हाल ही में यहाँ पर स्नैप पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे। स्नैप इलेक्शंस का मतलब होता है ऐसे इलेक्शंस जो अपने तय तिथि से पहले हो जाते हैं। मान लीजिए 5 साल का, जैसे 5 साल में इलेक्शन होते हैं भारत में, तो किसी कारण से संसद भंग कर दी जाती है और कह दिया जाता है कि इलेक्शन होंगे अब, तो उसको बोलते हैं स्नैप इलेक्शन। मतलब टर्म पूरी होने से पहले अगर इलेक्शन कोई देश करा लेता है तो स्नैप इलेक्शन उन्हें कहते हैं। जो प्रेसिडेंट हैं दिसानायके, इनकी पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी और 225 मेंबर का हाउस है यहाँ पर पार्लियामेंट का, उसमें 159 सीट्स इन्होंने जीत लिया, यानी कि 2/3 मेजोरिटी इन्होंने हासिल कर ली है। हु वॉन द ATP फाइनल्स टाइटल ऑफ 2024? 2024 का ATP फाइनल खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है जेनिक सिनर। इटली के जेनिक सिनर, इन्होंने ATP फाइनल्स टाइटल जीत लिया है। अमेरिकन प्लेयर टेलर फिट्स को इन्होंने हरा है फाइनल में। टेनिस की बात हो रही है यहाँ पर। और सिनर जो है फर्स्ट इटालियन प्लेयर हैं जिन्होंने सीज़न को टॉप किया है, मतलब सीज़न रैंकिंग पहले नंबर पर रहे हैं। डबल्स टाइटल जीता है केविन क्रेविट्स और टिम वुड्स ने। अगर हम ATP फाइनल्स की बात करें तो मेंस टेनिस टूर्नामेंट है, इंडोर हार्ड कोर्ट्स पर खेला जाता है तुरीन, इटली में। हाउ मेनी कोस्टल विलेजेस इन उड़ीसा हैव बीन डिक्लेयर्ड सुनामी रेडी? उड़ीसा के कितने तटीय गांव को सुनामी रेडी घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 24 कोस्टल विलेजेस जो कि उड़ीसा में है, इन्हें इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को द्वारा। सुनामी रेडी मतलब इनको सुनामी रेडी इनको डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को के द्वारा। ये विलेजेस बालासोर, भद्रक, केंद्रपारा, जगत सिंहपुर, पुरी, गंजम इन डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। तो ये जो डिक्लेरेशन किया गया है ये हाल ही में इंडोनेशिया में हुए 2nd ग्लोबल सुनामी सिंपोजियम के दौरान किया गया। साथ ही सुनामी रेडी रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट्स रिन्यू किए गए हैं 2 विलेजेस के लिए, उड़ीसा के ही है ये, नोलियासाही जो कि जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है और वेंकटरायपुर जो कि गंजम डिस्ट्रिक्ट में है। इन्हें सुनामी रेडी रिकॉग्नाइज किया गया था साल 2020 में। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द सारस आजीविका मेला 2024? सारस आजीविका मेला 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है ट्रेडिशन, आर्ट, क्राफ्ट एंड कल्चर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, इन्होंने सारस आजीविका मेला 2024 को इनोग्रेट किया है 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भारत मंडपम न्यू दिल्ली के दौरान। ये जो सारस आजीविका मेला है इसका थीम है ट्रेडिशन, आर्ट, क्राफ्ट एंड कल्चर। जो भी रूरल इंडिया से लोग हैं जो अपने क्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, यहाँ पर वो उन्हें एक मार्केट प्रोवाइड किया जाता है ताकि लोग उनसे बाय कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इस सारस आजीविका मेला को ऑर्गेनाइज करता आ रहा है 1999 से। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन PCS एग्जाम में बने हुए हैं, तो ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली इम्पोज्ड 213.14 करोड़ रुपीज़ पेनल्टी ऑन मेटा? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन भी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 213.14 करोड़ रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सोशल मीडिया कंपनी मेटा पर, क्योंकि इनकी जो व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट इन्होंने की 2021 में, उसमें अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस इन्होंने की है। और ये भी कहा है जो आप ये एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस करते हैं इनको सीज करें, इनसे बचें। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, जो कंपनीज वगैरह होते हैं उनको जो अपने कस्टमर्स हैं व्हाट्सएप के, उनका नंबर, उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि कंपनीज अपना एडवर्टीजमेंट कर सकें उन नंबर पर अपने मैसेज वगैरह भेजकर। विच पोजीशन हैज़ पुनीत गोयनका रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम? पुनीत गोयनका ने हाल ही में किस पद से इस्तीफा दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है MD ऑफ जी एंटरटेनमेंट। पुनीत गोयनका ने जी एंटरटेनमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर इस्तीफा दे दिया है और CEO इनको अपॉइंट कर दिया गया है जी एंटरटेनमेंट का, ताकि ये जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पर पूरा फोकस कर सकें। मुकुंद गलगली जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं जी एंटरटेनमेंट के, ये डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं।
The Telangana government announced a 100% exemption on road tax and registration fees for which category of vehicles? तेलंगाना सरकार ने किस वाहन श्रेणी के लिए सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तेलंगाना गवर्नमेंट ने 100% एग्जम्पशन यानी कि छूट इंट्रोड्यूस की है रोड टैक्स में और रजिस्ट्रेशन फीस में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ली जाती है। तो राज्य सरकार राज्य में एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना चाहता है, खासकर कि अर्बन एरिया जैसे हैदराबाद वगैरह हो गए, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करना चाहता है। और ये जो एग्जम्पशन है ये 2 साल तक के लिए रहेगी, यानी कि 31 दिसंबर 2026 तक रहेगी। इससे पहले तेलंगाना गवर्नमेंट ने तेलंगाना MSME पॉलिसी 2024 भी लॉन्च की थी। और अगर हम देखें साथ में कर्नाटक गवर्नमेंट के बारे में, तो उन्होंने ड्राफ्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी को जारी किया है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने EV पॉलिसी लॉन्च की है, MSME पॉलिसी लॉन्च की है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, देखे गए एग्जाम में। हु वॉन द MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल ऑफ 2024? 2024 का MotoGP विश्व चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है, जॉर्ज मार्टिन। स्पेनिश राइडर हैं जॉर्ज मार्टिन, इन्होंने अपना पहला MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। हालांकि ये बार्सिलोना जो MotoGP उसमें तीसरे पोजीशन पर रहे, पर ओवरऑल इनके पॉइंट्स ऊपर थे। डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांसिस्को बैगनिया, इन्होंने बार्सिलोना रेस जीती है, लेकिन ये इस टाइटल को नहीं जीत पाए क्योंकि इनकी ओवरऑल स्टैंडिंग पीछे थी, इससे जॉर्ज मार्टिन से पीछे रही। हाउ मेनी कंट्रीज एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स प्रेजेंटेड देयर क्रेडेंशियल्स एट द सेरेमनी हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में कितने देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों ने अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया? सही आंसर ऑप्शन बी, 6। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से सेम। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने स्विट्जरलैंड, जॉर्डन, पपुआ न्यू गिनी, साउथ अफ्रीका, म्यांमार और इजिप्ट, इन 6 देशों के जो एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स हैं उनके क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट किए हैं राष्ट्रपति भवन में, और ये सभी इनमें रहे हैं। ये जानना जरूरी नहीं है आपको, बस याद रखिएगा कितने देशों के जो एम्बेसडर्स हैं इन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स पेश किए हैं। महीना याद रखिएगा, नवंबर के महीने में। द सागर मंथन समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन? सागर मंथन शिखर सम्मेलन का आयोजन पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किस संगठन के सहयोग से किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। सागर मंथन द ग्रेट ओशन डायलॉग, जो कि साउथ एशिया का लार्जेस्ट मैरीटाइम थॉट लीडरशिप समिट है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के साथ मिलकर इस 2 दिन की समिट को आयोजित किया है। आपको बता दें भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक जो हमारी पोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी है ये 10,000 मिलियन मैट्रिक टन्स पर एनम की हो जाए। अच्छा, आपको जानना चाहिए कि भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज भारत NCX 2024 ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर नई दिल्ली में। वेयर वॉज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP along द इंडिया भूटान बॉर्डर इस्टेब्लिश्ड? भारत भूटान सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट कहाँ स्थापित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, दरंगा, आसाम। पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इंडियन भूटान बॉर्डर के पास या इंडिया भूटान बॉर्डर के अलोंग इनोग्रेट किया गया है दरंगा, आसाम में। आसाम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आर्य ने इस ICP को इनोग्रेट किया है। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान रेशो शेरिंग तोपके ये भी मौजूद रहे हैं। और इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को डेवलप किया गया है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इंडियन साइड में ये नेशनल हाईवे 27 से कनेक्ट है रंगिया के पास, भूटानी साइड में ये समद्रूप चोंघर से कनेक्टेड है। तो अब तक जो थर्ड कंट्री नेशनल्स हैं या टूरिस्ट हैं वो भूटान में एंटर कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, या तो पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए या फिर जयगांव फुनसोलिंग लैंड बॉर्डर के जरिए। तो अब ये चेक पोस्ट बन गया है तो इसके जरिए भी एग्जिट और एंट्री कर सकेंगे भूटान में। Which is the first Indian airline to receive design organization approval from Directorate General of Civil Aviation? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से डिज़ाइन संगठन अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन सी, एयर इंडिया।
तो एयर इंडिया ने डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल प्राप्त कर लिया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से, DGCA से, और इन्हें CAR-21 अप्रूवल प्राप्त हो गया है। इससे क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी इन्हें डिज़ाइन मॉडिफाई करना है, एयरक्राफ्ट के इंटीरियर को चेंज करना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ाना है, तो ये इंडिपेंडेंट है, अपने आप से कर सकते हैं। इस तरह से फर्स्ट इंडियन एयरलाइन है जिसे ये ऑथराइजेशन प्राप्त हुआ है। और एयर इंडिया के CEO मैनेजिंग डायरेक्टर कैम्पबेल विल्सन है। विच कंट्री होस्टेड द 2024 G20 समिट? 2024 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ये है, ब्राज़ील। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में G20 समिट का जो ओपनिंग सेशन है इसको संबोधित किया, और ये जो पहला सेशन रहा, ओपनिंग सेशन रहा, इसका थीम था सोशल इंक्लूजन एंड द फाइट अगेंस्ट हंगरी एंड पॉवर्टी। तो इस पर इन्होंने अपना संबोधन दिया है। G20 का थीम नहीं है ये जो सेशन, ओपनिंग सेशन था उसका थीम था। अब बात करते हैं G20 समिट की। तो जो है 2024 G20 रियो डे जेनेरियो समिट है, यानी कि ब्राज़ील में हो रही है। ये 19 समिट है ग्रुप ऑफ 20 की, G20 की। यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट है वो मीटअप करते हैं। और कहाँ पर हो रहा है? म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, रियो डी जेनेरियो में। देखिए, केवल इतना ही जानना सफिशिएंट नहीं होता कि किस शहर में, किस कंट्री में हो रहा है, बल्कि जो ये स्पेसिफिक लोकेशन भी देख रखता है ना, जैसे म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपको और लोकेशन दे देंगे, ऑप्शंस में 3 और दे देंगे रियो डी जेनेरियो की, तब क्वेश्चन पूछ लेंगे। तब आपको पता होना चाहिए कि म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में ये सम्मेलन हुआ है। ये फर्स्ट G20 समिट है जो ब्राज़ील में हुई है। साथ ही पहली फुल G20 समिट है जब अफ्रीकन यूनियन इसका मेंबर बना है। पिछली बार जब भारत की सदस्यता, जब भारत के पास इसकी प्रेसिडेंसी थी G20 की, उस वक्त अफ्रीकन यूनियन बना था मेंबर। तो पहली बार समिट में पार्टिसिपेट कर रहा है ये। अब जो ब्राज़ील की प्रेसिडेंसी है ये 1 दिसंबर 2023 को शुरू हो गई थी, और प्रेसिडेंट लुइस इनेशियो लूला डी सिल्वा इसके चेयरपर्सन है। आपको बता दें जो G20 समिट है 2024 का थीम है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। G20 या फिर ग्रुप ऑफ 20 ये एक इंटरगवर्नमेंटल फोरम है, 19 सोवरेन कंट्रीज़ हैं इसमें। साथ ही यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन भी इसका हिस्सा है। अब ये जो पैराग्राफ लिखा है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टी स्टेटमेंट टाइप, खास करके PCA जैसे एग्जाम में। इसमें बताया गया है कि जो G20 की सारी कंट्रीज़ हैं इनको मिला दें तो वर्ल्ड में किस सेक्टर में इनका कितना कंट्रीब्यूशन है। जैसे ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट में 85%, इंटरनेशनल ट्रेड में 75%, ग्लोबल पॉपुलेशन में 56%, और वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है उसमें 60%। और आप इसमें यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन को भी मिला देते हैं तब ग्लोबल पॉपुलेशन में 78.9% और ग्लोबल CO2 एमिशन में 83.9% का कंट्रीब्यूशन है। G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट या स्टाफ नहीं है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली G20 समिट 2008 में हुई थी वाशिंगटन DC में। हालांकि इसकी जो स्थापना थी G20 की वो 25 नवंबर 1999 को हुई थी। 2 अप्रोचेस पर यह कार्य करती है, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। क्वेश्चन पूछ लेते हैं शेरपा ट्रैक किस समिट से संबंधित है, तो आप आंसर कहेंगे G20। फाइनेंस ट्रैक की बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर्स द्वारा लीड किया जाता है, सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। शेरपास की अगर हम बात करें तो जो G20 लीडर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो इनके जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिन्हें चुनेंगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव हमारे, ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो G20 होने से पहले की जो तैयारियां हैं, क्या क्या एजेंडा रहना चाहिए, कैसे कौन सा देश क्या प्रेजेंट करेगा, तो वो तैयारियां शेरपा द्वारा की जाती हैं। एक इसमें G20 ट्रॉयका सिस्टम भी होता है जिसे कान समिट फ्रांस में अडॉप्ट किया गया था 2011 में। ट्रॉयका मतलब इस बार कौन समिट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, पिछले साल किसने की थी, और अब अगले साल कौन करेगा, उसको बोलते हैं ट्रॉयका। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये सारी जानकारी एक आर्टिकल में नहीं थी, मैंने अलग अलग जगह से इनको इकट्ठा किया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, एक ही बारी में सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो ट्रॉयका की अगर हम बात करें तो करंट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट G20 प्रेसिडेंसी किसके पास रहेगी उसे ट्रॉयका बोलते हैं। जैसे इस बार ब्राज़ील के पास है और पिछले साल भारत के पास थी 2023 में, अब अगले साल जो आने वाला अगले साल उसमें साउथ अफ्रीका के पास होगी। तो ट्रॉयका हम इस तरह से कहेंगे, भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। द ओस्लो एग्रीमेंट वॉज साइंड इन विच ईयर? आंसर है 13 सितंबर 1993। इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में व्हाइट हाउस में हुआ था ये।
वर्ल्ड साइट डेज ऑब्जर्व एनुअली इन विच मंथ? सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बार 10 अक्टूबर को मनाया गया। विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक्स? इंडिया। इन विच सिटी डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट द स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल? आंसर इज सिलवासा, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। Which dance traces its roots to the Maori people, the indigenous Polynesian inhabitants of the New Zealand? Answer is Haka dance। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है। वेयर इज द गलाथिया बे? वेयर इज चैंग के मेगा पोर्ट? ये सब चर्चा में रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। वेयर इज नोगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? विच स्टेट लॉन्च्ड कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव? In the absence of Indian skipper Rohit Sharma, who will lead the Indian team in the opening match of the Border Gavaskar Trophy? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। विजेता बैच जो कि बैंक में स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। इसे आप प्राप्त कर सकते हैं केवल 399 की कॉस्ट में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। जितना भी इसमें हमने आपको मटेरियल दिया है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। 30 वीडियो लेक्चर्स हैं, 30 PDFs हैं। न केवल बैंकिंग अवेयरनेस बल्कि इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट और इंश्योरेंस भी इसमें कवर किया गया है। न केवल बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम बल्कि जो आप इंटरव्यू देते हैं PO के, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, आप एक बार देख लीजिएगा, उन्हें आइडिया मिल जाएगा किस तरह का कोर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है ये हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स से संबंधित तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।